पिछली क्लास में हम लोगों ने यहीं तक चर्चा किया था, जनसंख्या नीतियों के क्रियान्वयन तक, और प्रकार पे हम बात शुरू किए थे। आज हम जनसंख्या नीति के प्रकार पे ही चर्चा करेंगे। कितने प्रकार की जनसंख्या नीति होती है? जनसंख्या नीति के प्रकार। अब ये जनसंख्या नीति के प्रकार कैसे निर्धारित होंगे कि कितने प्रकार की जनसंख्या नीति हो सकती है? तो इसके लिए हम उद्देश्यों को अगर देखें तो जनसंख्या नीति का उद्देश्य क्या होता है। जब आप उद्देश्यों को जानते हैं, पिछली क्लास में हमने चर्चा किया भी है, तो उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम ये सब क्लासिफिकेशन करेंगे, किस तरह की नीतियाँ होनी चाहिए, कितने प्रकार की होनी चाहिए, है नहीं। और उद्देश्य में क्या है? जन्म दर पर नियंत्रण प्राप्त करना जनसंख्या नीति का उद्देश्य होता है। मृत्यु दर में कमी लाना इसका उद्देश्य होता है नहीं। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाना उद्देश्य होता है जनसंख्या नीति का। जनसंख्या का भौगोलिक वितरण निर्धारित करना या उसमें संतुलन बनाए रखना। भाई जनसंख्या कहीं पे बहुत अधिक है तो किसी क्षेत्र में जनसंख्या है ही नहीं, तो एक क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव है और दूसरे क्षेत्र में जनसंख्या का अभाव है। तो जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ से जनसंख्या को दूसरे क्षेत्रों में माइग्रेट किया जाए, जिससे कि जनसंख्या में संतुलन बन सके, भौगोलिक रूप से संतुलन स्थापित हो सके। ये एक उद्देश्य है। जनसंख्या संरचना में सुधार करना। संरचना में क्या आता है जनसंख्या के? जनसंख्या संरचना में आता है कि किसी क्षेत्र में पुरुष वर्ग जनसंख्या अधिक है, किसी क्षेत्र में महिला जनसंख्या अधिक है, तो ये जो असंतुलन है इसमें, या किसी क्षेत्र में वृद्धों की संख्या अधिक है, कहीं पे बच्चों की संख्या अधिक है, तो यही जनसंख्या संरचना है। आयु के आधार पे जो क्लासिफिकेशन होता है, उम्र के आधार पे या जेंडर के आधार पे, वही जनसंख्या का संरचना बताता है। वो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि जनसंख्या संरचना में क्या क्या आते हैं। तो अब जनसंख्या संरचना को भी अगर मेंटेन रखना है, उसको भी व्यवस्थित बना के रखना है, उसमें सुधार करना है, तो फिर क्या करना चाहिए कि कहीं पे अगर मृत्यु दर अधिक है तो वहाँ पे मृत्यु दर कम करो। हो सकता है कहीं पे जेंडर के आधार पे विभेदन मिल रहा हो, जैसे कहीं पे महिलाओं की संख्या बहुत अधिक हो, पुरुषों की संख्या कम हो, इसको भी थोड़ा सा संतुलित किया जाए कि वहाँ पे लगभग महिला पुरुष की जो अनुपात है जनसंख्या का, वो बहुत ज़्यादा अंतर ना आए उसमें। तो जनसंख्या संरचना में सुधार करना, ऐसे जनसंख्या का शीघ्र आर्थिक विकास करना, ये सारे क्या हैं? उद्देश्य हैं जनसंख्या नीति के। इन सब को बेहतर बनाने के लिए ही जनसंख्या नीति लाई जाती है। अब इसमें आप देखेंगे तो मुख्य बात क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि दर, भौगोलिक वितरण, इन्हीं 4-5 कारकों को बेहतर बनाने के लिए जनसंख्या नीति बनाई जाती है। अब इनके आधार पर अगर देखा जाए तो जनसंख्या नीति कितनी तरह से हो सकती है। एक जनसंख्या नीति तो ऐसी होगी जो क्या करेगी? जन्म दर को प्रभावित कर रही है, यानी जन्म दर को क्या करे? जन्म दर को नियंत्रित करे, जन्म दर को नियंत्रित करने वाली नीति। भाई अगर जन्म दर बहुत अधिक है किसी क्षेत्र में, तो यही तो हमारी मूल समस्या है कि जनसंख्या को लिमिट में रखना है, तो जन्म दर को निश्चित किया जाए। ऐसे दूसरी नीति क्या होगी? आपने विभिन्न सिद्धांतों में सीखा है कि अगर जन्म दर या जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में मैंने बताया कि जन्म दर में वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि मृत्यु दर अधिक है। मृत्यु की भय से जनसंख्या में वृद्धि होती है, जन्म दर में वृद्धि होने लगती है। कारण बस इतना सा है कि जब मृत्यु अधिक होगी तो उसकी जो मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में 100 बच्चों ने जन्म लिया और अगर उसमें से 90 बच्चों की डेथ हो गई, तो फिर पूरे परिवार में, वहाँ पे उस क्षेत्र में जितने भी परिवार हैं उन सब में एक भय बना रहेगा कि बच्चों की मृत्यु हो जा रही है, इसलिए क्या करें, 100 की बजाय 200 बच्चों को जन्म दो। ये भावना होती है, यानी मृत्यु को प्रतिस्थापित करने के लिए क्या होता है? जन्म होता है। और वो जन्म, जितना मृत्यु जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा जन्म होगा, क्योंकि उसको प्रतिस्थापित करना है कि अगर भाई 100 लोगों की मृत्यु हो रही है तो 100 लोगों को एक्स्ट्रा जन्म लेना होगा, ताकि उस मृत्यु वाले स्थान को भी भरा जा सके और जनसंख्या को की वृद्धि को भी बनाए रखा जा सके। तो पहली नीति तो यह हो गई। दूसरी नीति क्या होगी तब? तो दूसरी नीति होगी मृत्यु दर को नियंत्रित करने वाली नीति। मृत्यु दर को नियंत्रित करने वाली नीति। ये दो उद्देश्य तो इन दो नीतियों से पा जाएंगे हम। तीसरी नीति हमारी होगी भौगोलिक वितरण को लेकर, कि कहीं क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र आपको मिलते हैं जहाँ पे जनसंख्या अधिक होने के कारण
और वहीं आसपास के क्षेत्रों में जनसंख्या कम है, उस क्षेत्र से जनसंख्या को वहाँ बसाया जाता है। जैसे इंडोनेशिया में जावा द्वीप है, आप जावा द्वीप पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या वहाँ पे है। अब इंडोनेशिया क्या कर रहा है कि जावा द्वीप से जनसंख्या को दूसरे द्वीपों पे भेज रहा है। ज़बरदस्ती नहीं भेजा जाएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रलोभन दिए जाएंगे, प्रोत्साहन दिया जाएगा कि भाई आप वहाँ जा कर के बसिए, वहाँ पे ज़मीन आपको फ्री में मिल जाएगी, वहाँ पे एक मकान भी है जो आपको दिया जाएगा, खेती करने के लिए भी ज़मीनें दी जाएंगी उन क्षेत्रों में जहाँ पे जनसंख्या नहीं है। तो फिर आप भी सोचेंगे कि यहाँ भीड़ भाड़ में रह रहे हैं और यहाँ पे ना हमारा मकान है और ना ही खेती के लिए ज़मीन है, ना ही कोई रोज़गार हमको मिल रहा है, तो क्यों ना हम वहीं जाकर बसें। वहाँ पे सरकार हमें दे रही है सरकारी तौर पे, और सर्विस भी दे रही है, सुविधाएं दे रही है गवर्नमेंट। तो इस तरह से सरकार पॉलिसीज बनाती है जनसंख्या नीति में कि आप एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाएं और वहाँ पे अच्छी सुविधाएं आपको मिलेंगी। कुछ सुविधाएं, अगर कुछ भौगोलिक कारक वहाँ पे ठीक नहीं है, मान लीजिए कि आप प्रयागराज में रह रहे हैं और प्रयागराज में आप एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन अगर आपको इससे बाहर, इस शहर से थोड़ा सा बाहर, अब यहाँ पे जनसंख्या का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाए, तो सरकार आपको ये सुविधा दे सकती है किसी स्कीम के माध्यम से कि भाई आसपास के क्षेत्रों में जनसंख्या नहीं है, आप यहाँ पे किराए पे फ्लैट लेके रह रहे हैं, आप शहर से 25 किलोमीटर आप दूर चले जाइए, वहाँ पे आपको सरकार फ्लैट बना करके रखी है और सरकार आपको एक फ्लैट दे रही है, खेती के लायक कुछ ज़मीनें भी दे रही है आपको, और एक छोटा सा रोज़गार भी आपको मिल जा रहा है आपकी योग्यता अनुसार। तो फिर आप क्यों नहीं जाएंगे, तुरंत यहाँ से आप माइग्रेट करेंगे कि चलो जैसे इलाहाबाद की सिविल लाइन में रह रहे हैं प्रयागराज में, वैसे सिविल लाइन से 30 किलोमीटर दूरी सही, कम से कम वहाँ हमारा घर तो होगा, शोर शराबा नहीं होगा, अच्छा माहौल होगा, पार्क होगा, स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा। तो शहर से बाहर जहाँ पे डेंसिटी बहुत अधिक है, वहाँ से कहीं दूर जाके 30-40 किलोमीटर पे सरकार क्या कर रही है, अच्छी सुविधाओं का विकास करके जनसंख्या को वहाँ पे आकर्षित कर सकती है। इससे क्या होगा कि इलाहाबाद और आसपास के क्षेत्रों में, यानी प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में जनसंख्या का संतुलन बन जाएगा। वही जो जनसंख्या यहाँ पे भी अधिक नहीं है और जहाँ नया क्षेत्र जो डेवलप किया सरकार ने, वहाँ भी जनसंख्या पहुँच रही है, तो दोनों अब संतुलित स्थिति में है। शहर में दबाव कम हो रहा है और वहाँ पे जनसंख्या भी पहुँच जा रही है। अब इस चीज़ को, इसके लिए कौन सी नीति होनी चाहिए सरकार की, तो प्रवास संबंधित, यानी माइग्रेट को प्रभावित करने वाली नीतियां होंगी। कैसी नीति होगी, माइग्रेट यानी प्रवास को प्रभावित करने वाली तीसरी प्रकार की नीति होगी। प्रवास को प्रभावित करने वाली नीति, ये 3 नीतियां जनसंख्या नीति के तहत आती हैं। ये 3 प्रकार की पॉलिसीज जो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में या समाज में जनसंख्या नीति के अंग होते हैं, इन्हीं 3 प्रकार की नीतियां हम पढ़ते हैं। ये एक ऐसी नीति हम पढ़ते हैं जो जन्म दर को नियंत्रित करने वाली हो। अब जन्म दर में कहीं अधिक जन्म दर है तो उसको कम किया जाएगा इस नीति के तहत, और कहीं पे कम जन्म दर है अगर तो उसको बढ़ाया जाएगा, यानी उसमें वृद्धि की जाएगी। जैसे बहुत सारे देश आप देखेंगे, स्वीडन है, नॉर्वे है, जापान है, इस तरह के जो विकसित देश हैं, वहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि जो है वो नकारात्मक हो चुकी है। यहाँ पे जनसंख्या में जन्म दर जो है वो इतना कम हो गया है कि अब इन देशों की चिंता बढ़ती जा रही है कि भाई अगर जन्म दर नहीं है, हमारे यहाँ बच्चे जन्म नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब आज जो जवान है या युवा वर्ग है ये कल बूढ़ा हो जाएगा। युवा वर्ग ही कार्यशील होता है, वही काम करता है। तो अगर युवा वर्ग जब बूढ़ा हो जाएगा, तो जब जन्म ही नहीं हो रहा है, तो जब बच्चे ही नहीं हमारे यहाँ, तो फिर वो युवा कौन होगा। वैसा तो है नहीं कि हम युवा वर्ग को इंपोर्ट करेंगे कहीं से, भाई वो जन्म से ही तो, बच्चे से ही तो बड़े होंगे, और जब बच्चे ही जन्म नहीं ले रहे हैं तो फिर युवा वर्ग की कमी होगी, नहीं आगे चल करके वो देश क्या होगा, वृद्ध होगा, बूढ़ा हो जाएगा। उनकी ये चिंताएं हैं। तो अब वो अपने यहाँ जन्म दर को बढ़ाने के लिए नीतियां बना रहे हैं। वही जन्म दर अधिक होनी चाहिए थोड़ी सी, जो माइनस में चली गई है वो प्लस में आए। ऐसे देशों में जनसंख्या में जन्म दर बढ़ाने के लिए नीति बनती है, वृद्धि के लिए। भारत जैसे देशों में या अफ्रीका के मैक्सिमम देशों में, इंडोनेशिया है, इन सब देशों में क्या होता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, इन सब देशों में जनसंख्या वृद्धि अधिक है, जन्म दर अधिक है। तो अगर जन्म दर अधिक है यहाँ पे और संसाधनों पे हमारे दबाव बढ़ रहा है, तो हमारी कैसी नीति होगी, जन्म दर को नियंत्रित करने वाली। तो हम जन्म दर को कम करने वाली नीति को अपनाएंगे। ऐसी नीति हमारे पास हो जो जन्म दर को क्या करे, गिराए, कम करे, प्रतिस्थापन दर पे लेकर आए। प्रतिस्थापन दर का मतलब होता है, एक शब्द आपको मिलेगा, प्रतिस्थापन दर। ये जनसंख्या का वो दर होता है कि मान लीजिए कि एक परिवार में
एक कपल्स हैं, अब वो इतने बच्चों को जन्म दें कि जब उनके ना रहने पे वो बच्चे उनका स्थान ले सकें, यानी हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चों को अगर वो जन्म दे दिए तो फिर क्या हुआ कि अब जब उनकी डेथ हो जाएगी, अब वो बूढ़े होंगे एक समय के बाद और उनकी जीवन लीला समाप्त होगी। तो जब उनका हस्बैंड वाइफ की डेथ हो तो उनकी जगह पे भाई 2 लोगों की डेथ हुई है तो कम से कम 2 जन्म तो वो देकर जाएं, ताकि क्या हो, जनसंख्या में कमी ना आए, नेगेटिव जनसंख्या ना हो, हम 2 हमारे 2, यानी 2 लोगों की डेथ हुई और इधर 2 बच्चे जवान हुए। इससे क्या है, जनसंख्या बराबर बनी हुई है। यही प्रतिस्थापन दर है। प्रतिस्थापन दर का मतलब हुआ जो आप किसी को रिप्लेस करते हो वही प्रतिस्थापन होता है। तो जिस दर से डेथ हो रही है उसी दर से बर्थ भी होना चाहिए। हमारे यहाँ भारत ने जो टारगेट रखा 2.1 को, इसने प्रतिस्थापन दर रखा। अब सिर्फ 2 को क्यों नहीं रखा है, 2.1 को क्यों रखा प्रतिस्थापन दर? कारण इतना सा है कि किसी को मान लीजिए 2 बच्चे हो गए, किसी को एक ही बच्चा है, कोई चाहता है कि नहीं मैं एक ही बच्चे को रखूंगा। हस्बैंड वाइफ मिल करके एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं और एक समय के बाद में उस परिवार से 2 लोगों की डेथ होनी है, पूरे हस्बैंड वाइफ दोनों की। बच्चा एक ही है तो एक तो माइनस में चले गए ना, वो बच्चा या तो मम्मी को रिप्लेस करेगा या तो पापा को। भाई एक बच्चा किसको कर सकता है, या तो मम्मी को प्रतिस्थापित करेगा या पापा को, एक लोगों की कमी हो जाएगी। इसीलिए भारत सरकार ने अपनी जनसंख्या नीति में 2.1 को रखा है। अर्थात ये हुआ कि किसी के पास 3 बच्चे हैं तो कोई 2 बच्चा रखा है तो कोई 1 बच्चे को जन्म दिया है। अगर किसी ने 3 को जन्म दिया, किसी ने 2 को, किसी ने 1 को, तो अब 2 कपल्स होते हैं अगर ये, जो जिनके पास 3 है, यहाँ से 1 अगर इधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये भी 2 हो जाएंगे और ये भी 2 हो जाएंगे। प्रतिस्थापन दर 2.1 होने के पीछे एक कारण और है कि जिनको बच्चे नहीं हैं उनको कौन प्रतिस्थापित करेगा, तो उनको कोई तीसरा कपल प्रतिस्थापित कर सकता है 3 या 4 बच्चों को जन्म देकर। यही प्रतिस्थापन दर होता है कि आप जो हैं हस्बैंड वाइफ मिल करके कम से कम 2 बच्चों को जन्म दें, जिससे कि आपके ना होने पे आपके स्थान को वो बराबर कवर करते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में या विकासशील या विकसित अल्प विकसित देशों में जनसंख्या नीति की जो जन्म दर को नियंत्रित करने वाली नीति होती है वो जन्म दर में वृद्धि करने वाली नीति होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि जनसंख्या नीति 3 प्रकार की है। जन्म दर को प्रभावित करने वाली नीति भी क्या है, 2 प्रकार की है। एक जन्म दर में वृद्धि करने वाली नीतियां होती हैं। इसको अगर देखा जाए तो जन्म दर में वृद्धि करने वाली नीति होती है एक, इसे मिटा दे रहा हूं। ये 2 प्रकार की है, एक जन्म दर में वृद्धि करने वाली नीति और दूसरी नीति क्या होगी, जन्म दर में कमी करने वाली नीति। जन्म दर में वृद्धि करने वाली नीति किन देशों में पाई जाएगी, उन देशों में जो विकसित हैं जहां पे जनसंख्या नकारात्मक है। ठीक है, इस तरह की नीति वहां पे होगी जहां जनसंख्या नकारात्मक है। अब यह 2 तरीके से हो सकता है, या तो विकसित देश हैं और इतने विकसित हैं कि वहां पे जनसंख्या नकारात्मक हो चुकी है, या तो जनसंख्या नकारात्मक हो चुकी है तो जनसंख्या उन्हें बढ़ाना है तो क्या करेंगे, जन्म दर में वृद्धि करने वाली पॉलिसीज लेकर आएंगे। या फिर आप प्राचीन समाज में अगर जाएं थोड़ा सा, तो उस समय आप देखेंगे कि जब कृषि पे मैक्सिमम क्या 100% या 95% जनसंख्या कृषि में इन्वॉल्व थी प्राचीन काल में, और युद्ध जैसी स्थितियां होती थी। कैसी युद्ध, तलवार और वो वाला युद्ध जो राजा लोग करते थे पहले। इसमें सैनिक की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती थी। पता लगा कि एक बड़ा सा युद्ध हुआ किसी 2 राजा के बीच में और पूरी की पूरी सेना चौपट हो गई। अब उस राज्य से हजारों सैनिक निकल कर गए थे और उसमें से 100-200 वापस लौट कर आए, बाकियों की डेथ हो गई। तो अब अगला युद्ध लड़ने के लिए राजा को सेना की जरूरत है कि नहीं, अब किसी दूसरे राज्य से तो सेना वो लेकर आएंगे नहीं, यानी अपने ही राज्य में सैनिक को जन्म देना है। तो सैनिक जरूरतों के लिए जनसंख्या क्या करनी थी, उनको जनसंख्या बढ़ानी पड़ी। तो प्राचीन काल में कृषि जरूरत, अब कृषि कार्य में भी ज़्यादा श्रमिक की जरूरत पड़ती है, तो उस समय कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए और सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जनसंख्या में वृद्धि वाली नीतियां लेकर आते थे प्राचीन काल में। वर्तमान समय में देखा जाए तो नकारात्मक जनसंख्या वाले देश इस नीति को लेकर आते हैं, जैसे फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम वगैरह है, आइसलैंड है। तो इनका उद्देश्य क्या होता है
कि जो जन्म दर गिर गया है उनको उठा करके प्रतिस्थापन दर पे लेकर आना। ध्यान रहे कि जन्म दर में वृद्धि करने वाली नीतियां दो जगह पे मिलती हैं आपको। एक तो प्राचीन काल में कृषि और सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि भाई जब कृषि कर रहे हैं तो कृषि श्रमिक की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए जनसंख्या चाहिए। अगर आप युद्ध लड़ रहे हैं और युद्ध में भारी मात्रा में सैनिकों का ह्रास हो रहा है तो सैनिक जरूरतों के लिए भी। आधुनिक काल में ये नीतियां कहाँ पाई जाएगी? जिन देशों में जनसंख्या नकारात्मक हो गई है, जनसंख्या नकारात्मक है। नकारात्मक का मतलब हो गया है कि वहां पे जन्म दर कम है। जिन देशों में जन्म दर नकारात्मक हो गई है, नेगेटिव हो गई है, यानी डेथ हो रही है 100 लोगों की, जन्म ले रहे हैं 3 लोग, ऐसे देशों में जन्म दर को बढ़ाने वाली नीतियां होनी चाहिए। अब बात आती है कि जन्म दर को कम करने वाली नीतियां कैसी होनी चाहिए, कहाँ मिलती हैं? तो जो अल्प विकसित या विकासशील देश है, इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है। अल्प विकसित या विकासशील देशों में, विकासशील देशों में जैसे भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, अफ्रीका के लगभग सभी देश, वहां पे जन्म दर को कम करने के लिए, लैटिन अमेरिकी देश हैं, इन सब में क्या है, जन्म दर अधिक है। यहाँ पे जनसंख्या का जो जन्म दर है ये अधिक होने के कारण यहाँ जनसंख्या दबाव की स्थिति बन रही है, संसाधनों पे दबाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से यहाँ जनसंख्या में क्या कमी करने वाली नीतियाँ लेकर आई जाती हैं, और इसके लिए बहुत सारे उपाय की, जनसंख्या में कमी लाने वाली नीतियों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जनसंख्या के इस चैप्टर का उद्देश्य ये नहीं है कि जन्म दर में वृद्धि के लिए कौन नीतियाँ बना रहे हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जन्म दर में कमी करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो विकासशील विकसित देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, यहाँ पे जन्म दर में कमी के लिए कि कौन से उपाय किए जाते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो देखते हैं जनसंख्या नीति के प्रकार, और इसमें हमने देखा पहली नीति कैसी है, जन्म दर को नियंत्रित करने वाली नीति। इसमें भी हमने 2 तरह की नीतियां देखी। एक जन्म दर में वृद्धि करने वाली नीतियां, वृद्धि करने वाली नीति, और दूसरा हमने देखा जन्म दर में कमी करने वाली नीति। इस तरह की नीति कहाँ पाई जाती है? अल्प विकसित या विकासशील देशों में। इसके लिए ये कौन कौन से उपाय करते हैं? एक तो प्रत्यक्ष उपाय होगा और दूसरा अप्रत्यक्ष उपाय करेंगे। प्रत्यक्ष उपाय में क्या करते हैं हम, जन्म दर में कमी लाने के लिए, जन्म दर में कमी लाने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं, इस नीति का कौन सा हिस्सा होता है, किन किन चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो गर्भ निरोधक सुविधाएं उपलब्ध कराना, प्रत्यक्ष में है ये। गर्भ निरोधक सुविधाएं उपलब्ध कराती है सरकार, इससे क्या होगा कि जन्म दर कम होगी, सुविधाएं उपलब्ध कराना। दूसरा शल्य चिकित्सा संबंधी सेवाएं प्रदान करना। शल्य चिकित्सा का मतलब जैसे नसबंदी है, इस तरह का जो मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं जिससे कि जन्म दर में या प्रेगनेंसी में रुकावट पैदा करना, कि अगर 2 बच्चे हो गए हैं तो हॉस्पिटल में जा करके औरतें नसबंदी कराती हैं, या पुरुष के भी नसबंदी होते हैं। भारत में तो बहुत भारी मात्रा में हुए हैं पुरुष नसबंदी एक समय पे। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए शल्य चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार कराती है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है ये, और इस पर प्रोत्साहन राशि भी होती है, शल्य चिकित्सा सेवा। इसके बाद में और भी काम करती है सरकार, जैसे भारत में तो गर्भपात को एक समय के बाद इजाज़त नहीं दी जाती है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहां गर्भपात को खूब बढ़ावा दिया गया। गर्भपात कानून को
उदार बनाना, ये तरीका भी सरकारें अपनाती हैं। बहुत सारे देशों में इसको बहुत उदार बना दिया गया है, इतना ज़्यादा उदार बनाया गया है इस कानून को कि किसी भी कंडीशन में कभी भी अबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, भारत में तो एक निश्चित समय निर्धारित किया है सरकार ने। इसके बाद में देर से या विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाना, ये भी सरकार करती है। अभी भारत में ही देख लीजिए, विवाह की न्यूनतम आयु को निश्चित करना, न्यूनतम आयु को निश्चित करना। और ये सारे सेवाएं और कानून बना के, कुछ गाइडलाइंस जारी करके, प्रोत्साहन दे करके क्या करते हैं सरकारें अल्प विकसित या विकासशील देशों में जन्म दर में कमी करती हैं। अप्रत्यक्ष उपायों में प्रोत्साहन, अब अगर देखा जाए इसके अप्रत्यक्ष में, अप्रत्यक्ष उपाय में, तो पहला तो प्रोत्साहन राशि है। प्रोत्साहन, नियोजित परिवारों के लिए सरकार लालच देती है कि अगर हम दो हमारे दो हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई, खाना कपड़ा खर्चा सब सरकार देगी। और बेटियों के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार चला दी है कि अगर बेटियां हैं तो आप बच्चों यानी बेटा हो, इसके चक्कर में नहीं कि आपके पास अगर 2 बेटियां हैं तो ऐसा नहीं कि अब आप जनसंख्या में वृद्धि करते जाओ जब तक कोई बेटा जन्म न ले, क्योंकि भारत पितृसत्तात्मक समाज और यहाँ पे एक सामान्य मानसिकता लोगों की है कि बेटा होना चाहिए बेटा। तो सरकार प्रोत्साहन देती है कि भाई आप इस जिद में मत जियो यार कि आप अगर आपको बेटी ही हो रही है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब आप बेटे के चक्कर में अब 6, 7, 8 बेटियों के ही जन्म दे दें। जनसंख्या को मत बढ़ाओ, लिमिट में रखो। अगर आपको लगता है, चिंता है कि नहीं बेटी ही हैं, तो उनके शादी विवाह और उनके पढ़ाई लिखाई के खर्चों की अगर टेंशन है तो वो क्लास 1 से लेकर के 8 क्लास तक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस लें स्कूलों में। ड्रेस से लेकर के पेंसिल और शूज तक सारी सरकार दे रही है। हाई स्कूल पास करते ही ठीक ठाक उनको वजीफ़ा मिल रहा है भारत में, वजीफ़ा, स्कॉलरशिप। इंटर पास करें तो थोड़ा सा स्कॉलरशिप और बढ़ जाता है। ग्रेजुएशन हो जाए तो ग्रेजुएशन में पूरी की पूरी फीस और स्कॉलरशिप ठीक ठाक आ जाता है। यानी उनकी हायर एजुकेशन की भी व्यवस्था सरकार करती है। शादी के लिए आप बहुत सारी योजनाएं शादी को लेकर के चल रही हैं, प्रदेशों में अलग अलग स्तर पे चल रही हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम है कि आपकी शादी भी हो रही है और 2-2.5 लाख रुपए आपको मिल भी रहा है। तो इस तरह की प्रोत्साहन राशि जो है या प्रोत्साहन स्कीम्स हैं, वो लोगों को प्रमोट करती हैं कि आप जनसंख्या में वृद्धि अनावश्यक ना करें। ठीक है, आप जनसंख्या में अनावश्यक वृद्धि ना करें, बल्कि एक लिमिट में जनसंख्या को रखें, अपने परिवार को नियोजित रखें, छोटा परिवार रखें और सुखी परिवार रखें। इस तरह के बातों को सरकार प्रमोट करती है अप्रत्यक्ष रूप से। समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है उसको सुधारती हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ये भी बहुत कारगर होता है जनसंख्या में जन्म दर में कमी के लिए। स्त्रियों की स्थिति में सुधार। देख कि अगर महिलाओं की स्थिति में सुधार आता है तो वो सिर्फ जनसंख्या को ही नहीं प्रभावित करता है, बल्कि आपके पूरे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो हैं, जो भी स्थितियां हैं, उन सब में भी सुधार आता है। महिलाओं की स्थिति में सुधार करके भी जन्म दर को कम किया जा सकता है और हो भी रहा है। ऐसे सामाजिक आर्थिक विकास करना, अगर आप सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं तो भी जनसंख्या में लोग कमी लाना पसंद करेंगे और उनकी मानसिकता में धीरे धीरे ये चीज़ें उतर जाएंगी। देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि का जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो ये था मृत्यु से भय। यानी मृत्यु दर अधिक होने से जनसंख्या में वृद्धि दर, भारत में जनसंख्या विस्फोट हुआ था, क्योंकि एक लंबे समय तक एक परिवार 8-8, 10-10 बच्चों को खो चुका था। तो उसे डर था कि कहीं 1-2 जो अगर रहेंगे तो कहीं उनकी भी डेथ ना हो जाए, इसलिए वो जनसंख्या में वृद्धि कर देता था कि 8-10 बच्चे रहेंगे तो 6-7 की अगर डेथ हो गई तो 2-3 तो बचेंगे। ये मानसिकता जनसंख्या वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान दिया। तो मातृ और शिशु की जो स्वास्थ्य है, इस पे विशेष ध्यान देना सरकार का उद्देश्य होता है। अगर डेथ रेट कम कर दिया जाए तो बर्थ रेट अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो यानी जो लोगों के मन में जो मृत्यु का भय था वो समाप्त हो जाए। जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा तो 12-14 बच्चों को जन्म देने की आवश्यकता नहीं, उनको 2 बच्चों को जन्म देंगे, वही अपना फलेंगे फूलेंगे बढ़िया, है कि नहीं। तो एक कारण ये भी हो सकता है मातृ शिशु और इनकी स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि।
स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि करना। ये अप्रत्यक्ष उपाय हैं जो सरकारें क्या करती हैं, अल्प विकसित या विकासशील देशों में जनसंख्या नीतियां बनाते समय इन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, खासकर जन्म दर से संबंधित जनसंख्या नीति को बनाने के लिए। ठीक है, यानी जन्म दर को कम करने के लिए इस तरह के उपाय किए जाते हैं। इसमें और भी उपाय आप जोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने ही हों। इन्हें नोट कर लीजिए, फिर दूसरे कारक की बात करते हैं। तो दूसरा कारक क्या है, दूसरी नीति कैसी होगी? अगर ये जन्म दर को प्रभावित करने वाली दो तरह की नीतियां हमने पढ़ा, एक की जन्म दर में वृद्धि करने वाली नीति और दूसरा जन्म दर में कमी करने वाली नीति पे हमने बात की। ठीक है, अब कौन सी नीति किस प्रकार के देशों में लागू होती है ये आपने समझा। जनसंख्या में वृद्धि करने वाली नीतियां दो जगहों पे मिलती हैं, एक उन देशों में जहाँ पे नकारात्मक जनसंख्या हो गई हो, या फिर प्राचीन काल में इसके उदाहरण मिलते हैं जब सैनिक जरूरतों के लिए और कृषि श्रमिकों के लिए उनकी जरूरत पूरी करने के लिए लोग जनसंख्या वृद्धि वाली नीति अपनाते थे कि जनसंख्या में वृद्धि हो। वर्तमान समय में विकसित देश जहाँ पे जनसंख्या नकारात्मक हो गई है वहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि करने वाली नीतियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मृत्यु दर को प्रभावित करने वाली नीतियाँ कैसी होंगी। दूसरी नीति यही है ना, मृत्यु दर को प्रभावित करने वाली नीति। देखिए, मृत्यु दर को प्रभावित करने वाली नीति कैसी होगी? नीति का जो नेचर होगा वो यही कि कुछ भी सुविधाएं करके, कुछ व्यवस्था करके क्या किया जाए, मृत्यु दर को कम किया जाए। जैसे अब तो भारत में देख लिया जाए तो जो भी मृत्यु दर जो है इसको कम करने के लिए भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो काम करता है इस विषय में। और जो भी ज़रूरतें हैं विकासशील या विकसित देशों में जहाँ भी मृत्यु दर अधिक है उसको कम करने के लिए तो WHO सहायता प्रदान करता है देशों को, आर्थिक रूप से भी और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है WHO। तो एक ऐसी नीति भी होती है सभी देशों में जो मृत्यु दर को नियंत्रित करती हो, और भारत में इसके बहुत सारे उदाहरण आपके पास हैं। ठीक है, तीसरी पॉलिसी जो हम देखेंगे माइग्रेशन से संबंधित। भाई जनसंख्या में वृद्धि, देखिए किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, ये दो कारक निर्धारित करते हैं कि जन्म दर अगर अधिक है तो वृद्धि हो रही है, अगर जन्म दर कम है, मृत्यु दर अधिक है तो वृद्धि कम हो रही है। एक कारक और है जो जनसंख्या संरचना को प्रभावित करता है और वो है प्रवास। तो तीसरी जो नीति होगी प्रवास को प्रभावित करने वाली नीति होगी। प्रवास यानी माइग्रेशन, प्रवास को प्रभावित करने वाली नीतियां। इसके बारे में चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे और इसी के साथ देख लेंगे कि विकासशील और विकसित देशों में अलग अलग जनसंख्या नीति कैसे होती है। हालांकि हमने चर्चा तो उसकी कर ही ली है कि इन देशों में किस तरह की नीति होगी, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में इस पर थोड़ी सी चर्चा हम और करेंगे और फिर ये चैप्टर हमारा समाप्त होगा।